इससे पहले कि हम कहानी में उतरें, नीचे एक टिप्पणी छोड़ें और हमें बताएं कि आप इसे कहां से देख रहे हैं। कहानी का आनंद लें। शिकागो में एक व्यापार सम्मेलन के लिए रवाना होते समय एथन काल्डवेल का ध्यान ट्रैफिक सिग्नल के पास खड़ी एक औरत की ओर गया। उसका चेहरा धूप और धूल से ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें, वही गहराई, वही चमक, जैसे वक्त ने उन्हें छुआ तक नहीं। उसके बगल में दो छोटे बच्चे ठंड से कांप रहे थे। औरत उनके ऊपर अपना फटा हुआ दुपट्टा डालने की कोशिश कर रही थी। एथन की सांस अटक गई। लीना, उसके मुंह से नाम अपने आप निकल आया। उसने आंखें उठाईं। एक पल के लिए दोनों की निगाहें टकराईं। वो वही थी, 20 साल पहले अचानक गायब हो जाने वाली लीना हार्पर। वही लीना जिससे एथन ने कॉलेज के दिनों में वादा किया था कि एक दिन दुनिया को पीछे छोड़ सिर्फ उससे शादी करेगा। पर एक दिन वो चली गई, बिना कुछ कहे, बिना कोई निशान छोड़े। एथन गाड़ी से बाहर निकला, भीड़ को चीरता हुआ उसके पास पहुंचा। लीना, ये तुम हो ना? वो चौंकी, बच्चों को अपने पास खींच लिया। उसका चेहरा पहले डर से, फिर नाराजी से भरा था। यहां मत आओ, एथन। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। क्या हुआ तुम्हें? कहां चली गई थी तुम? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। वो हंसी, एक थकी हुई, टूटी हुई हंसी। तुम्हारे घरवालों ने मुझे कहा था कि अगर मैंने तुम्हारे करीब आने की कोशिश की तो मेरे बच्चे कभी इस दुनिया में चैन नहीं पाएंगे। क्या? एथन पीछे हट गया। मैं गर्भवती थी, एथन। और तुम्हारे पिता ने मुझे पैसे देकर कहा कि अगर मैंने तुमसे संपर्क किया तो वो मेरा सब कुछ छीन लेंगे। उन्होंने कहा कि तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा भविष्य सब बर्बाद हो जाएगा अगर मैं तुम्हारे जीवन में रही। एथन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसका पूरा वजूद हिल गया था। ये बच्चे तुम्हारे हैं, और मैं उन्हें लेकर चली गई ताकि वे बच सकें, ताकि वे सुरक्षित रहें। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर एथन ने एक गहरी सांस ली और बस इतना कहा, अब बहुत हो गया। मैं तुम्हें और अपने बच्चों को वापस लेकर जाऊंगा। इस बार कोई तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। उस रात एथन ने उन्हें एक आलीशान होटल में ठहराया और अगली सुबह देश के सबसे बड़े न्यूज चैनलों पर लाइव जाकर एक घोषणा की, मैं एथन काल्डवेल आज सबके सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने अपने जीवन की सबसे कीमती चीज खो दी थी, लेकिन अब नहीं। मैं लीना और अपने बच्चों के साथ एक नया जीवन शुरू करने जा रहा हूं, और उन्हें कानूनी रूप से अपनाने की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। पूरा देश स्तब्ध रह गया। लीना की आंखें अब भी होटल के कमरे की सफेद दीवारों को घूर रही थीं। कमरे में हर चीज नई थी, मुलायम बिस्तर, इत्र की हल्की खुशबू, बच्चों के लिए गर्म दूध और खिलौने। लेकिन उसके अंदर वही पुराना डर तैर रहा था। एथन खिड़की के पास खड़ा था, सुबह की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसके हाथ में फोन था, लेकिन उसकी निगाहें लीना पर टिकी थीं। क्या तुम ठीक हो? उसने नरम आवाज में पूछा। लीना ने सिर हिलाया, लेकिन कुछ कहा नहीं। बच्चे, इमारा और ईशान सोफे पर बैठे दूध पी रहे थे, थोड़े हिचकिचाते हुए। उनके लिए ये सब एक सपना जैसा था। कल तक वो सड़क के कोने पर गत्ते के टुकड़े पर सोते थे और आज वो कालीन पर खेल रहे थे। मैंने वकील से बात की है, एथन ने कहा, कानूनी प्रक्रिया 2 हफ्तों में शुरू हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि सब कुछ ठीक से हो, तुम्हारे नाम से घर, बच्चों के नाम के दस्तावेज, स्कूल की व्यवस्था, सब कुछ। लीना ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में एक गहरी थकान थी। इतनी जल्दी क्यों, एथन? वो कुछ पल चुप रहा। क्योंकि मैंने 20 साल बर्बाद कर दिए, लीना, और मैं एक और दिन नहीं गंवाना चाहता। लीना की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें नहीं पता कि मैंने क्या क्या सहा है। जब मैंने तुम्हारे पिता से मदद मांगी, उन्होंने मुझे नीचा दिखाया, धमकाया। उन्होंने कहा कि अगर मैंने तुम्हारा नाम लिया तो वे मुझे जेल भिजवा देंगे। मैं डर गई थी, एथन। और तुम्हारा कोई खत, कोई कॉल, कुछ नहीं आया। मुझे लगा तुमने भी मुझे छोड़ दिया।
एथन का गला सूख गया। मुझे कभी कुछ नहीं बताया गया। मेरे पिता ने कहा कि तुम विदेश चली गई हो, और फिर उन्होंने कहा कि तुमने पैसे लिए थे मेरे नाम का इस्तेमाल करके। वो पीछे हट गया, दीवार से टिक गया, जैसे उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं रही। मुझे माफ कर दो। मैं कैसे इतना अंधा हो सकता था? लीना उठी और धीरे धीरे उसकी तरफ आई। ये बच्चे सिर्फ तुम्हारे नहीं हैं, एथन। ये मेरी दुनिया है, और मैं नहीं चाहती कि वे उस दुनिया में जाए जहां मैंने जिंदगी के सबसे बुरे पल जिए। इसलिए हम एक नई दुनिया बनाएंगे, एथन ने कहा। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। हम किसी पुरानी विरासत में नहीं रहेंगे। हम कुछ नया बनाएंगे, हमारे हिसाब से, हमारे बच्चों के लिए। उसी दोपहर मीडिया ने लीना की तस्वीरें जारी की, होटल से बाहर निकलते हुए, बच्चों के हाथ पकड़े हुए। कमेंट्स की बाढ़ आ गई। कोई उसकी हिम्मत की तारीफ कर रहा था, कोई एथन की संवेदनशीलता से प्रभावित था, लेकिन कुछ सवाल भी उठने लगे। 20 साल तक कहा थी लीना हार्पर। क्या ये कोई पब्लिसिटी स्टंट है? एथन को अचानक क्या हुआ? उस रात जब लीना बालकनी में खड़ी थी, एथन उसके पास आया और एक पुराना फोटो एल्बम उसके हाथ में थमा दिया। मैंने इसे हमेशा संभाल कर रखा था, उसने कहा। एल्बम में कॉलेज के दिनों की तस्वीरें थीं, 2 युवा आत्माएं, सपनों से भरी। आखिरी तस्वीर पर लीना की उंगलियां ठहर गईं, एक धुंधली सी तस्वीर जिसमें एथन और वो एक पुरानी सी किताब के पीछे छिपते हुए मुस्कुरा रहे थे। क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो, एथन? लीना ने धीरे से पूछा। वो कुछ नहीं बोला, बस उसका हाथ पकड़कर हल्के से उसकी हथेली पर अपना माथा रख दिया। लीना की आंखों से आंसू टपक पड़े, लेकिन इस बार वो डर से नहीं थे। ये उन दरवाजों के खुलने की शुरुआत थी जो सालों से बंद थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था, कोई और भी था जो ये कहानी देख रहा था। कोई जो इस मिलन से खुश नहीं था। कोई जिसने अतीत को मिटाया था और अब उसे दोबारा गहराई में दबाने के लिए कुछ भी कर सकता था। सुबह की पहली रोशनी जब होटल के पर्दों से छनकर कमरे में आई, लीना की नींद टूटी। बच्चों के चेहरे अब भी गहरी नींद में शांत थे, लेकिन उसके मन में बेचैनी दौड़ रही थी। बीती रात की बातचीत और एथन की चुप्पी उसके भीतर कुछ हिला गई थी। बालकनी में खड़ी लीना ने नीचे की सड़कों को देखा। वहां सब कुछ वैसा ही था, शोर, हॉर्न, चाय बेचने वालों की आवाजें। लेकिन अब उसके जीवन में एक तूफान उठ चुका था, जो केवल उसके भीतर ही नहीं, बाहर भी दस्तक दे रहा था। फोन बजा। एथन का नाम स्क्रीन पर चमक रहा था। मैं लॉबी में हूं, उसने कहा। तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, अकेले में। कुछ ही देर में वे होटल के एक शांत कॉरिडोर में बैठे थे। एथन के हाथ में एक लैपटॉप था। कल रात मुझे एक ईमेल आया, उसने कहा, उसकी आवाज दबे हुए डर से कांप रही थी। कोई कह रहा है कि मेरे पास जो जानकारी है वो अधूरी है, कि तुम्हारा गायब होना सिर्फ मेरे पिता की साजिश नहीं थी। लीना का चेहरा सख्त हो गया। क्या कहा उस ईमेल में? उसने एक नाम लिया, गैब्रियल मेहरा। लीना जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। ये नाम तुम्हें पता है? एथन ने पूछा। वो चुप रही, फिर धीमे से बोली, वो तुम्हारे पिता के पुराने लॉ फर्म का पार्टनर था। वही आदमी जिसने मुझे आखिरी बार धमकी दी थी। वो मेरी जिंदगी में तूफान बनकर आया था और अंधेरे में गायब हो गया था। एथन के माथे की नसें तन गईं। अगर वो अब लौट आया है, इसका मतलब है वो कुछ छुपा रहा है। उसने लैपटॉप घुमाया। स्क्रीन पर एक ब्लरी सीसीटीवी फुटेज चल रहा था। लीना और बच्चों की होटल में एंट्री के अगले दिन किसी ने उनकी कार की तस्वीरें खींची थीं। और फिर कुछ देर बाद एक आदमी, लंबा, सूट पहने हुए, चेहरे पर चश्मा, रिसेप्शन से कुछ पूछते हुए कैमरे में कैद हुआ था। गैब्रियल, लीना की सांस रुक गई। वो हमें देख रहा है, लीना। वो चाहता है कि हम डरे। उसी शाम लीना ने बच्चों को कमरे में सुलाकर एक नोटबुक खोली, पुरानी, टूटी, लेकिन उसमें वो सच्चाई दबी थी जिसे वह कभी किसी से कह नहीं पाई थी। 3 नवंबर 2003। आज गैब्रियल ने कहा कि अगर मैंने एथन से संपर्क किया
तो वो साबित कर देगा कि मैं मानसिक रूप से अस्थिर हूं। उसने डॉक्टरों से झूठे दस्तावेज तैयार करवाए हैं। वो कहता है कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि मैं गायब हो जाऊं। लीना की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो अकेली नहीं थी। अब एथन उसके साथ था। लेकिन क्या एथन तैयार था उस सच्चाई को जानने के लिए जो परिवार और नाम की नींव को हिला सकती थी? कमरे के दरवाजे पर धीरे से दस्तक हुई। लीना ने दरवाजा खोला तो एक छोटा लिफाफा जमीन पर पड़ा था। कोई वहां से जा चुका था। लिफाफे के अंदर बस एक फोटो थी, उसकी और एथन की, होटल की बालकनी में खड़े हुए, उसी सुबह की। और नीचे लिखा था, अगर तुमने अपना मुंह खोला तो अगली तस्वीर बच्चों की होगी। लीना कांप उठी। लीना के हाथ में वो तस्वीर अब भी कांप रही थी। उसके पैरों के नीचे की जमीन जैसे खिसक गई थी। जो डर उसने सालों तक भीतर दबाए रखा था, वो अब बाहर आ रहा था, तेज, जहरीला और जानलेवा। वो दौड़ते हुए बच्चों के कमरे में पहुंची। एमारा और ईशान गहरी नींद में थे। उनकी मासूम नींद को देखकर लीना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उनके माथे पर हल्का चूमा और वापस बाहर आई। एथन फोन पर बात कर रहा था। मैंने होटल की सिक्योरिटी से सारी फुटेज मंगवाई है, उसने कहा, और उस आदमी की पहचान की पुष्टि हो चुकी है। ये वही है, लीना। गैब्रियल मेहरा। लीना ने चुपचाप लिफाफा उसकी ओर बढ़ा दिया। फोटो देखते ही एथन का चेहरा सख्त हो गया। अब ये खेल नहीं है, उसने कहा, ये सीधा खतरा है। हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, लीना ने कहा, उसकी आवाज में डर साफ था। नहीं, अभी नहीं, एथन ने जवाब दिया। अगर हम पुलिस में गए और गैब्रियल को पता चल गया कि हम क्या जानते हैं, तो वो कहीं और छिप जाएगा या और खतरनाक बन जाएगा। हमें उसकी चाल से पहले उसकी सच्चाई बाहर लानी होगी। उसी दिन एथन ने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर से मुलाकात की, रिया वर्मा, दिल्ली की एक तेज तर्रार और ईमानदार जासूस जो भ्रष्ट ताकतों से लड़ने के लिए जानी जाती थी। आप जो कह रहे हैं वो सिर्फ एक पारिवारिक षड्यंत्र नहीं है, रिया ने कहा। अगर गैब्रियल ने मेडिकल रिकॉर्ड्स फर्जी बनाए हैं तो ये आपराधिक केस है, डॉक्टर्स, वकील और हो सकता है कि पुलिस के लोग भी इसमें शामिल हों। लीना ने थरथराते हुए अपनी डायरी रिया को थमा दी। ये सब कुछ है जो मैंने उस समय लिखा था। शायद आपको इससे मदद मिले। रिया ने सिर हिलाया। आपने जो सहा है उसके लिए आपको न्याय मिलेगा, लेकिन इसके लिए हमें आपकी पूरी कहानी चाहिए, बिना किसी छुपाव के। लीना ने गहरी सांस ली। वर्षों से दबी हुई आवाज अब बाहर आ रही थी। जब मैं गर्भवती हुई तो मैंने सोचा कि एथन और मैं मिलकर सब संभाल लेंगे, लेकिन उसके पिता ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र शुरू कर दिया। उन्होंने मेरे कॉलेज के मेडिकल सेंटर में एक डॉक्टर को पैसे देकर फर्जी रिपोर्ट्स बनवाईं। गैब्रियल वही रिपोर्ट्स लेकर आया और धमकी दी कि अगर मैंने चुपचाप शहर नहीं छोड़ा तो वे मुझे पागलखाने में बंद करवा देंगे। उस समय मैं अकेली थी, डरी हुई, और मुझे यकीन था कि अगर मैंने एथन से संपर्क किया तो वो भी मुश्किल में पड़ जाएगा। इसलिए मैं चली गई, लखनऊ, फिर भोपाल और अंत में दिल्ली की सड़कों पर। रिया चुपचाप सब लिख रही थी। और क्या आप जानती हैं कि गैब्रियल अभी कहाँ है? रिया ने पूछा। नहीं, एथन ने जवाब दिया, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे पिता की पुरानी कंपनी अब भी उन्हीं की देखरेख में चल रही है, काइडवेल एंड मेहरा एसोसिएट्स। रिया की आंखें चमकी। तो हमें वहीं से शुरुआत करनी होगी। अंदर से जानकारी चाहिए। उसी शाम रिया ने अपने नेटवर्क के जरिए एक कर्मचारी को ढूंढ निकाला जो तैयार था पैसे के बदले कुछ सच्चाई बताने को। उसने कहा, गैब्रियल आज भी अपने पुराने फ्लैट में रहता है, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक है उसका डेटा स्टोर। वो सभी कागजात, डॉक्यूमेंट्स, पुराने केस फाइल्स, सब कुछ वहीं रखता है। अगर वहां तक पहुंच पाएं तो सब सामने आ सकता है। एथन की आंखों में आग सी जल उठी। तो चलो हम वहीं चलते हैं। लेकिन जैसे ही वो रिया और लीना के साथ निकलने ही वाला था, उसके फोन पर एक वीडियो आया, अनजान नंबर से। वीडियो में दो नकाबपोश लोग एक पार्क में ईशान और एमारा को स्कूल के यूनिफॉर्म में देख रहे थे। और एक की आवाज आई, तुम्हें सच्चाई चाहिए, एथन?
तो चलो देखते हैं कि तुम्हें पहले कौन मिलती है, सच्चाई या लाशें। लीना की चीख बाहर आ गई। लीना की चीख होटल के स्वीट की दीवारों से टकराकर लौट आई। वो दौड़ती हुई बच्चों के कमरे में पहुंची। शुक्र था एमारा और ईशान वहीं थे, सुरक्षित। एथन ने झट से दरवाजा बंद किया और रिया को वीडियो दिखाया। रिया की आंखें सख्त हो गईं। अब ये सिर्फ धमकी नहीं है, उसने कहा, अब बच्चों की जान खतरे में है। हमें तुरंत उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर भेजना होगा। उसने अपने नेटवर्क से संपर्क किया और कुछ ही घंटों में बच्चों को एक गुप्त स्थान पर शिफ्ट करवा दिया गया, जहां सशस्त्र सुरक्षा तैनात थी। लीना कांपते हुए खिड़की से बाहर देख रही थी। मैंने सोचा था कि 20 साल का सन्नाटा सब शांत कर चुका होगा, उसने कहा, लेकिन ये आग अब और तेज हो गई है। एथन ने उसका हाथ थाम लिया। अब हम भागेंगे नहीं, लीना। अब हम लड़ेंगे। लेकिन उसी पल कमरे का फोन बजा। एक ठंडी, पहचान में ना आने वाली आवाज। तुम सोचते हो कि बच्चे अब सुरक्षित हैं? एथन, तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ पैसे से खेलते हैं, लेकिन मैं सब कुछ देख रहा हूं। लीना ने बहुत कुछ छीन लिया था मुझसे और अब मैं उससे सब वापस लूंगा। शुरुआत उसके दिल से। फोन कट गया। लीना की सांसें तेज हो गईं। रिया ने तुरंत निर्णय लिया, हमें अब गैब्रियल के स्टोर तक पहुंचना ही होगा, उससे पहले कि वो सब कुछ जला दे। अगली सुबह रिया, एथन और लीना ने एक पुरानी गाड़ी में गैब्रियल के फ्लैट की ओर रुख किया। रास्ते में रिया ने एक नक्शा दिखाया। फ्लैट के नीचे एक स्टोरेज यूनिट थी जो सालों से किराए पर ली गई थी, लेकिन कभी इस्तेमाल होता नहीं देखा गया। अगर गैब्रियल कुछ छिपा रहा है तो यहीं छिपा है। जब वे वहां पहुंचे, माहौल अजीब था, खामोशी में कुछ बेचैन कर देने वाला। रिया ने लॉक तोड़ा और दरवाजा खोला। भीतर एक पुराना कमरा था, धूल भरा, लेकिन साफ तौर पर इस्तेमाल में लाया गया। वहां दर्जनों फाइलें, डीवीडीज और फ्लॉपी डिस्क्स रखी थीं, एक अलग दुनिया जिसे गैब्रियल ने गुपचुप तरीके से संजो कर रखा था। एथन ने एक फाइल खोली। उसमें एक मेडिकल रिपोर्ट थी, लीना हार्पर, दिनांक 12 अगस्त 2003। डायग्नोसिस, स्किज़ोफ्रेनिया और डिल्यूजन डिसऑर्डर। एथन ने फाइल को जोर से बंद किया। ये रिपोर्ट नकली है, लीना ने कहा, मुझे कभी ऐसा कोई निदान नहीं दिया गया। मैंने सिर्फ उसी समय बताया था कि मैं गर्भवती हूं। और उसके कुछ दिन बाद ही ये रिपोर्ट सामने आ गई। रिया ने गहरी सांस ली। गैब्रियल ने तुम्हें पागल घोषित करने की पूरी साजिश रच रखी थी। और ये सिर्फ मेडिकल स्तर पर नहीं था। यहां देखो। उसने एक और फाइल निकाली, हार्पर केस लीगल ब्रीफ। उसमें लिखा था, खामोशी सुनिश्चित करने के लिए दबाव रणनीति सफल रही। यह सब रचा गया था ताकि लीना को एथन की जिंदगी से हमेशा के लिए मिटाया जा सके। लेकिन तभी रिया के फोन पर एक मैसेज आया। तुम लोग जो ढूंढ रहे हो वो वही है, लेकिन कुछ ऐसा भी है जिसे तुम अभी नहीं समझते। सच जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा गहरा होता है। एथन ने रिया की तरफ देखा। ये कोई और है। कोई अंदर से सब देख रहा है। कोई जो शायद गैब्रियल से भी बड़ा खिलाड़ी है। लीना चुपचाप पीछे हट गई। क्या तुमने कभी सोचा है, उसने धीरे से पूछा, कि क्या सिर्फ गैब्रियल ही इस साजिश में शामिल था? कमरे में सन्नाटा छा गया। तुम्हारा मतलब क्या है? एथन ने पूछा। लीना की आंखों में वो डर था जो एक मां को अपनी औलाद के लिए होता है। उस रात जब मुझे पहली बार धमकी मिली थी, वो सिर्फ गैब्रियल नहीं था। एक और चेहरा था जिसने छाया से बाहर आकर सिर्फ एक वाक्य कहा था, अगर तुमने एथन से संपर्क किया तो मैं खुद उसे खत्म कर दूंगा। एथन पीछे हट गया। कौन था वो? लीना का चेहरा पत्थर जैसा हो गया। तुम्हारे भाई, जूलियन काल्डवेल। एथन के लिए यह नाम बिजली की तरह गिरा, जूलियन काल्डवेल। वही भाई जिसके साथ वह बड़ा हुआ, जिसने स्कूल में उसके लिए लड़ाइयां लड़ी, जो बाहर से सौम्य और आदर्श बेटे के रूप में जाना जाता था। लेकिन लीना की आंखों में जो भय था वो झूठ नहीं कह सकता था। तुम्हें यकीन है? एथन ने धीमे लेकिन कांपते स्वर में पूछा।
लीना की आवाज में दर्द था, लेकिन स्पष्टता भी। उस रात जब मुझे क्लिनिक से फोन आया कि रिपोर्ट्स में गड़बड़ी है, मैं वहां पहुंची और गैब्रियल के साथ एक और व्यक्ति वहां पहले से मौजूद था। मैंने उसकी परछाई देखी थी और जब वह मुझसे बोला, वह जूलियन की आवाज थी, नरमी के पीछे छुपा हुआ जहर। एथन अपने बालों में हाथ फिराता हुआ पीछे हट गया। रिया ने उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। हमें सावधानी से चलना होगा, रिया ने कहा। अगर जूलियन भी इसमें शामिल था, इसका मतलब है कि ये सिर्फ निजी मामला नहीं है। अब इसमें पावर, इन्फ्लुएंस और बहुत गहरे रिश्तों की साजिश छुपी है। मगर क्यों? एथन बड़बड़ाया। वो ऐसा क्यों करेगा? रिया ने कुछ कागजात पलटे। कुछ तो है जिसकी वजह से जूलियन ने तुम्हारे और लीना के रिश्ते से डर महसूस किया होगा। शायद वारिस की दौड़, कंपनी का उत्तराधिकारी। एक भाई के दिल में ईर्ष्या का बीज अक्सर तब पनपता है जब प्यार और ताकत एक ही दिशा में बहते हैं। एथन ने एक बार फिर लीना की तरफ देखा। और तुम ये सब अकेले झेलती रही? उसने पूछा, आंखों में पछतावा और क्रोध दोनों थे। लीना ने सिर झुका लिया। मैंने सोचा, तुम्हें बचाने का यही एक रास्ता था। उसी रात एथन ने फैसला लिया, उसे जूलियन से आमने सामने बात करनी होगी। रिया ने चेताया, बिना सबूत के सामने जाना खतरनाक हो सकता है। लेकिन अगर तुम बात करने जा रहे हो, तो मैं तुमसे दूर नहीं रहूंगी। एथन ने अपने परिवार के पुराने बंगले में गाड़ी मोड़ी, वही जगह जहां उनका बचपन बीता था। रात गहराई थी, लेकिन घर के अंदर सारी बत्तियां जल रही थीं। दरवाजा खुला। जूलियन उसी पुराने आत्मविश्वास के साथ सामने आया, एक हाथ में व्हिस्की, चेहरे पर परिचित मुस्कान। भाई, मुझे लगा तू अब विदेश बस चुका होगा। क्या बात है? अचानक याद आ गया कि हमारे खून में एक ही नाम बहता है। एथन उसकी आंखों में झांका। तुझे याद है लीना हार्पर? जूलियन की मुस्कान जमी रही, लेकिन उसकी आंखें एक पल को ठिठक गईं। ओह, पुराना प्यार जो अचानक गायब हो गया था? हां, थोड़ा बहुत। क्यों? क्योंकि वो वापस आ गई है। और उसने मुझे बताया कि तू भी शामिल था उस खेल में जिसने उसे मुझसे छीन लिया। जूलियन एक पल को चुप रहा, फिर हल्के से हंसा। तो अब तू उस लड़की के लिए वापस आया है जो 20 साल पहले भाग गई थी? वो भागी नहीं थी, उसे भगाया गया था। और तू भी उसमें शामिल था। जूलियन की मुस्कान फीकी पड़ने लगी। भाई, कभी कभी प्यार से ज्यादा जरूरी चीज होती है विरासत। और मैं उसे एक सड़क छाप लड़की से बर्बाद होते नहीं देख सकता था। वो सड़क छाप नहीं थी, वो मेरी जान थी। एथन चीख पड़ा। जूलियन ने ग्लास जमीन पर फेंक दिया, टुकड़े बिखर गए। और मैं तेरा बड़ा भाई था, वो गरजा। मैंने तुझे हर बार बचाया है, तेरे स्कूल के झगड़ों से, कॉलेज की गलतियों से, और अब इस लड़की से। इस बार नहीं, एथन ने कहा। अब लीना और बच्चे मेरी जिंदगी हैं। और अगर तू उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो मैं तुझे खुद मिटा दूंगा। सन्नाटा। दो भाई, एक खून, दो रास्ते। फिर जूलियन ने धीरे से कहा, तो चलो देखते हैं किसका प्यार जीतेगा, तेरा या मेरा गुस्सा। दूसरी ओर रिया उस स्टोरेज यूनिट से कुछ अहम सबूत ले आई थी। एक लेटरहेड डॉक्यूमेंट जिस पर जूलियन की हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी थी और उस पर लिखा था, लीना हार्पर को मानसिक रूप से अयोग्य घोषित करने की प्रक्रिया को तत्काल लागू किया जाए। इस पर गैब्रियल मेहरा को पूर्ण समर्थन दिया जाए। रिया की आंखों में चमक थी। अब हमारे पास नाम है, दस्तावेज है, गवाही है और गुस्सा भी। लीना ने कांच से बाहर देखा। अब सच की लड़ाई शुरू होती है। रिया के हाथ में पकड़ा हुआ दस्तावेज अब केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं था, वह 20 साल पुराने अन्याय की कुंजी बन चुका था। ये दस्तावेज जूलियन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की शुरुआत के लिए काफी है, उसने कहा, लेकिन अगर हम उसे सच में नीचे गिराना चाहते हैं, तो हमें उसकी और भी गंदी परतें खोदनी होंगी। लीना चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की एक लहर दिखी।
हमने सिर्फ शुरुआत की है, उसने कहा। जूलियन ने जो कुछ भी मेरे साथ किया वो सिर्फ निजी घृणा नहीं थी। उसमें एक व्यवस्था शामिल थी, वो सिस्टम जिसने सच्चाई को कुचलना सिखाया और झूठ को सिंहासन पर बिठाया। उसी शाम रिया ने अपने तकनीकी विशेषज्ञों की मदद से जूलियन और गैब्रियल के बीच पिछले वर्षों की बातचीत की खोज शुरू की। एक पुराना क्लाउड बैकअप जो शायद भूलवश डिलीट नहीं हुआ था, उसमें कुछ ईमेल्स मिले। ईमेल 1 दिनांक 15 जून 2004। लीना को अब भी दिल्ली में देखा गया है। उसे ट्रैक किया जाना चाहिए। कोई भी निशान साफ कर दो। बच्चे अगर दिखें तो उन्हें भी हटाओ, सबूत नहीं बचेगा। ईमेल 2 दिनांक 3 फरवरी 2005। एथन अब भी सवाल नहीं कर रहा है। उसे अमेरिका में व्यस्त रखो। उसका ध्यान कंपनी पर रहे, निजी मामलों में पढ़ने मत दो। एथन ने ईमेल्स पढ़ते हुए अपनी मुठिया भींच ली। उन्होंने मेरी जिंदगी को एक शतरंज की बाजी बना दिया था और मुझे उसमें प्यादा। रिया ने तुरंत लीगल टीम को सक्रिय कर दिया। लेकिन इससे पहले कि वो आधिकारिक कार्यवाही शुरू करती, एक और धमकी भरा मैसेज आया, इस बार वीडियो के रूप में। वीडियो में एमारा और ईशान एक पार्क के बेंच पर बैठे थे। पास में एक नकाबपोश आदमी खड़ा था और कैमरे की तरफ इशारा करता हुआ बोल रहा था, सबूत जल सकते हैं, लेकिन बच्चे जल्दी जलते हैं। ज्यादा चालाक मत बनो, रिया वर्मा। लीना का दिल बैठ गया। वो हमें सीधे तौर पर चुनौती दे रहा है। रिया ने गहरी सांस ली। तो अब वक्त है कि हम भी चाल चलें। अगले दिन उन्होंने एक योजना बनाई। रिया के संपर्कों ने सूचना दी कि जूलियन एक विशेष गाला इवेंट में शामिल होने वाला है, एक जहां देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों और राजनीतिक चेहरों का जमावड़ा होता है। वहां पहुंचना मुश्किल था, लेकिन असंभव नहीं। एथन ने तय किया, मैं वहां जाऊंगा और सबके सामने सच्चाई रखूंगा। अगर तुमने ऐसा किया, लीना ने चेतावनी दी, तो वो तुम्हें भी खत्म कर सकता है। तो खत्म कर ले, एथन ने धीरे से कहा, लेकिन इससे पहले मैं सब कुछ सामने ला दूंगा। गाला नाइट, दिल्ली का एक आलीशान होटल। जगमगाती रोशनी, क्लासिकल संगीत और महंगे कपड़े। जूलियन अपनी पत्नी के साथ मंच के पास खड़ा था, हाथ में वाइन, चेहरों पर दिखावटी मुस्कान। लेकिन फिर मंच पर अचानक एक आवाज गूंजी, मुझे कुछ कहना है। सबने मुड़कर देखा। एथन काल्डवेल। माइक्रोफोन उसके हाथ में था और उसकी आंखों में आग। मैं जानता हूं कि आप सभी मेरे भाई जूलियन को एक आदर्श बिजनेस लीडर के रूप में जानते हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने एक अलग कहानी लाया हूं। एक कहानी जिसमें सच्चाई को सालों तक दबाया गया, जिसमें एक निर्दोष महिला को मानसिक रोगी घोषित कर दिया गया और जिसमें मेरे अपने भाई ने मेरे जीवन को झूठ के मकड़जाल में बांध दिया। हॉल में सन्नाटा था। एथन ने स्क्रीन की ओर इशारा किया। तस्वीरें, ईमेल, दस्तावेज, सब कुछ सबके सामने आने लगा। जूलियन की आंखें चौंधिया गईं। ये झूठ है, उसने चिल्लाया। ये सब मुझसे जलन है। लेकिन तभी रिया मंच के किनारे से सामने आई, हाथ में कोर्ट से साइन किया गया वारंट। जूलियन काल्डवेल, आपको लीना हार्पर के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, झूठे दस्तावेज तैयार करने और अपहरण की योजना बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। हॉल में हड़कंप मच गया। जूलियन ने भागने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी ने उसे पकड़ लिया। उस रात होटल के कमरे में वापस लौटकर लीना ने बच्चों को सीने से लगाकर रोते हुए कहा, तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ सहा था और अब वो वक्त खत्म हो गया। एथन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। अभी भी कुछ टुकड़े बाकी हैं, लीना। अभी सब कुछ जुड़ना बाकी है। लेकिन आज हमने एक सच्चाई को जिंदा किया है। जूलियन की गिरफ्तारी के 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन लीना की सांसें अब भी भारी थीं। होटल का स्विच शांत था, लेकिन उसकी आत्मा अब भी उस गली के कोने में सिसक रही थी, जहां सालों तक उसने अपने बच्चों को भूख और डर के साए में पाला था। बच्चे अब स्कूल के पहले दिन की तैयारी में उत्साहित थे। रिया की मदद से उन्हें एक प्रतिष्ठित संस्था में दाखिला मिल चुका था। लेकिन लीना,
वो हर सुबह आईने में खुद को देखती और बस एक सवाल मन में गूंजता, क्या मैं वाकई अब इस दुनिया में फिट हूं? दोपहर को एथन ने उसे डाइनिंग टेबल पर बैठाया। मुझे एक प्रॉपर्टी मिली है शहर से थोड़ी दूर। शांति है, हरियाली है और एक नई शुरुआत के लिए बिल्कुल सही। लीना ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें झुकी रहीं। तुम्हारे साथ सब कुछ नया लगता है, एथन। लेकिन मेरे भीतर अब भी सब कुछ पुराना है। एथन का चेहरा गंभीर हुआ। तो चलो हम मिलकर उस पुराने को मिटा दें। लीना ने सिर हिलाया, लेकिन कुछ बोली नहीं। उस रात जब सभी सो गए, लीना छत पर अकेली खड़ी थी। हाथ में एक बैग था, छोटा, हल्का, बस कुछ जरूरी चीजों के साथ। वो फिर से भागना चाहती थी, न किसी धमकी से, न किसी डर से, बल्कि उस भावना से कि वो अब भी इस सब की हकदार नहीं है। उसने नीचे झांका, चुपचाप। अगर मैं चली जाऊं तो शायद वो सब आगे बढ़ पाएंगे। बच्चों को एक स्थिर मां मिल जाएगी। और एथन, वो तुम्हारे बिना अधूरा रहेगा। आवाज पीछे से आई, रिया। वो चुपचाप छत पर खड़ी थी, जैसे सब समझ गई हो। तुम सोचती हो कि भाग जाना उन्हें सुरक्षित कर देगा, लेकिन सच्चाई ये है, तुम्हारी मौजूदगी ही उनका संबल है। लीना की आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं टूट चुकी हूं, रिया। मैं सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी। रिया ने उसका हाथ पकड़ा। लेकिन यही टूटन तुम्हारी ताकत है। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि तुम फिर भी खड़ी हो, फिर भी लड़ रही हो। और अगर तुम आज चली गई तो उन दो बच्चों की दुनिया फिर एक बार बिखर जाएगी। अगली सुबह एथन बच्चों को स्कूल छोड़ने गया। जब लौटा, लीना वहां बैठी थी, एक कॉफी के कप के साथ, मुस्कुराते हुए। मैं तैयार हूं, उसने कहा। किसके लिए? एथन ने पूछा, घबराई सांसों के बीच। तुम्हारे साथ, उस घर में जाने के लिए, एक नई शुरुआत के लिए। लेकिन एक शर्त है। क्या? एथन ने पूछा। मैं भागना बंद कर दूंगी अगर तुम वादा करो कि अब से कोई भी फैसला अकेले नहीं लिया जाएगा। हम साथ होंगे, हर डर, हर कदम, हर लड़ाई में। एथन ने उसका हाथ पकड़ा। लीना, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा हिस्सा बनूंगा। सप्ताह भर बाद वे नए घर में थे। एक पुराना बंगला जिसे प्यार से संजोया गया था। दीवारों पर लीना और बच्चों की नई तस्वीरें लगी थीं। एक छोटी लाइब्रेरी, बच्चों के खिलौनों से भरा कमरा और पिछवाड़े में आम का पेड़ जिसे ईशान ने उम्मीद नाम दिया था। परंतु शांति लंबे समय तक नहीं ठहरी। एक रात रिया ने दरवाजा खटखटाया। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी, डाक से आई, लेकिन बिना भेजने वाले का नाम। लीना ने खोली। माफ करना आसान है, लेकिन सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ है। गैब्रियल से तुम्हारी मुलाकात अधूरी रह गई है। वो अब भी आजाद है और उसने कसम खाई है, अगली बार तुम्हें और बच्चों को नहीं छोड़ेगा। एथन ने लीना की तरफ देखा। वो अब भागी नहीं। उसने चिट्ठी को मोड़ा और कहा, तो ठीक है, अगली बार मैं उसका इंतजार नहीं करूंगी। मैं उसका सामना करूंगी। बिल्कुल उस रात की तरह, जब सब कुछ खत्म हुआ था। हवा में वही भारीपन, खिड़कियों पर वही सिहरन और लीना के सीने में वही डर। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। रिया ने घर में सुरक्षा की व्यवस्था बढ़ा दी थी। बच्चों को फिलहाल स्कूल से छुट्टी दे दी गई थी। लेकिन किसी को चैन नहीं था। गैब्रियल अब भी आजाद है, एथन ने कहा, चिट्ठी को पढ़ते हुए, और अगर उसने कसम खाई है तो वो जरूर कुछ करेगा। तो हम पहले कदम क्यों न उठाए? लीना ने कहा। उसकी आवाज स्थिर थी। पहली बार डर ने उसकी जगह संकल्प ले लिया था। अगली सुबह रिया ने अपने नेटवर्क से गैब्रियल के संभावित ठिकानों की जानकारी जुटाई। दिल्ली के बाहरी इलाके में एक फार्म हाउस, सालों से उपयोग में नहीं था, लेकिन वहां बार बार बिजली और इंटरनेट एक्टिविटी दर्ज की गई थी। अगर वो सच में वही है तो ये मौका है, रिया ने कहा।
लेकिन वहां जाना जोखिम भरा होगा। एथन ने सिर हिलाया। मैं जाऊंगा। अकेला नहीं, तुम्हारे साथ। लेकिन अब इंतजार नहीं कर सकता। लीना ने उनका रास्ता रोक लिया। मैं भी चलूंगी। ये सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी अंत है। रिया ने विरोध किया, लेकिन लीना अडिग रही। उस रात तीनों फार्म हाउस की ओर रवाना हुए। अंधेरे में डूबे रास्तों से होते हुए वे उस पुराने लोहे के गेट के पास पहुंचे जो जंग खा चुका था। अंदर सब कुछ शांत था, बहुत ज्यादा शांत। शायद वो यहां से निकल चुका है, रिया ने फुसफुसाया। लेकिन तभी एक हल्की सी खनक, कांच के टूटने की आवाज, फिर एक चीख। क्या तुमने सोचा था कि मैं भाग जाऊंगा? एक आवाज गूंजी। वे दौड़े। भीतर एक कमरा था, दीवारों पर अखबारों की कतरनों से ढका, सभी में लीना की तस्वीरें, बच्चों की स्कूल की गतिविधियां, एथन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के स्क्रीनशॉट्स। वो हमें हर पल देख रहा था, लीना फुसफुसाई। और फिर सामने खड़ा था गैब्रियल मेहरा। उसकी आंखें पागलपन से भरी थीं, बाल बिखरे हुए और हाथ में एक पिस्तौल। लीना, उसने धीमे से कहा, तुमने मुझे सब कुछ छीन लिया। मेरी प्रतिष्ठा, मेरा करियर, मेरा भविष्य। तुम्हें कभी कुछ नहीं खोना पड़ा, गैब्रियल, लीना ने कहा, तुमने सिर्फ दूसरों की जिंदगी से खेला। नहीं, गैब्रियल चिल्लाया। तुमने एथन को अपने प्यार से अंधा किया था। मैं उसकी जिंदगी में वो जगह चाहता था जो तुमने छीन ली। एथन आगे आया। तुम पागल हो गए हो। गैब्रियल ने पिस्तौल उसकी ओर तानी। मैं बस वो संतुलन वापस लाना चाहता हूं जो तुम दोनों ने बिगाड़ा था। अब या तो तुम मरोगे या मैं। रिया ने धीरे से अपनी जैकेट से टसर निकालने की कोशिश की, लेकिन गैब्रियल की आंखें अब भी लीना पर थीं। तुम्हें याद है, लीना, जब मैंने कहा था कि अगर तुमने फिर से एथन से मिलने की कोशिश की तो तुम्हारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे? वो चेतावनी थी। अब वक्त है सजा का। लीना ने एक कदम आगे बढ़ाया, धीरे, डगमगाते हुए। गोली चलाओ, गैब्रियल। लेकिन मेरे सीने में। एथन चिल्लाया, नहीं। लेकिन लीना अब भी आगे बढ़ रही थी। मैं डर चुकी हूं। मैं टूट चुकी हूं। अब बचाने को कुछ नहीं है, सिवाय मेरे बच्चों के। तो अगर तुम्हें कुछ साबित करना है तो कर लो। गैब्रियल की उंगलियां ट्रिगर पर कस गईं। पर तभी रिया ने बिजली की तेजी से टसर छोड़ा। गैब्रियल जमीन पर गिर पड़ा, पिस्तौल दूर जा गिरी। कुछ सेकंड्स तक कोई हिला तक नहीं। फिर लीना ने गहरी सांस ली, शायद पहली बार सच में। पुलिस ने गैब्रियल को गिरफ्तार कर लिया। फार्म हाउस को सील कर दिया गया। मीडिया को जानकारी नहीं दी गई। अब वो लड़ाई सिर्फ न्यायालय में लड़ी जानी थी, तमाशे में नहीं। घर लौटते समय एथन ने लीना का हाथ थामा। तुमने मेरी जान बचाई आज, और हिम्मत से भी बड़ा कुछ किया। लीना ने मुस्कुराकर कहा, अब मेरे अंदर डर नहीं बचा, एथन। क्योंकि अब मैं जानती हूं, अगर अंधेरा है तो तुम भी हो, और रिया भी, और मेरे बच्चे भी। गैब्रियल की गिरफ्तारी को 3 दिन बीत चुके थे। घर में एक शांति थी, लेकिन वो सामान्य शांति नहीं, बल्कि वो सन्नाटा जो किसी तूफान के बाद आता है। लीना बच्चों के साथ ज्यादा समय बिता रही थी, और एथन, वो बस देख रहा था। देख रहा था कैसे उसके पास सब कुछ होते हुए भी एक हिस्सा अब भी अधूरा था। एक सुबह लीना को एक पैकेज मिला, डाक से आया हुआ, बिना प्रेषक के। उसने उसे खोला तो अंदर एक पुराना लकड़ी का डिब्बा था। जब उसने उसे खोला तो अंदर कुछ तस्वीरें, एक डायरी और एक ब्रेसलेट था, वही ब्रेसलेट जो उसने कॉलेज के दिनों में पहना था। लेकिन सबसे नीचे एक लेटर था जो हल्के भूरे कागज पर हाथ से लिखा गया था। लीना ने पढ़ना शुरू किया। अगर तुम ये पढ़ रही हो तो मैं अब शायद जिंदा नहीं हूं, लेकिन एक सच्चाई है जिसे तुम्हें जानना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे बच्चों का भविष्य बदल सकती है। हस्ताक्षर गैब्रियल मेहरा। लीना का दिल धड़क उठा। उसने बाकी पत्र पढ़ा और फिर भागती हुई एथन के पास पहुंची।
तुम्हें देखना चाहिए। पत्र के अनुसार गैब्रियल के पास एक और फाइल थी, एक डीएनए रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में लिखा था कि ईशान और एमारा दोनों का जैविक पिता कोई और है, केवल एक बच्चा, ईशान, एथन का बेटा था। लीना की आंखें आंसुओं से भर गईं। मुझे नहीं पता था। एथन, मैं सच कह रही हूं। मुझे कभी अंदाजा तक नहीं था। एथन सन्न खड़ा था। तो एमारा? वो भी मेरी जान है, लीना बोली। मैंने उसे अपनी कोख में पाला है, वही खून, वही जीवन। लेकिन शायद उसका जन्म पहले हुआ था। शायद उस समय मुझ पर कुछ हुआ, मुझे कुछ याद नहीं, एथन। रिया ने जब वो रिपोर्ट देखी तो उसने गहरी सांस ली। गैब्रियल ने न सिर्फ लीना की जिंदगी से खेला, बल्कि उसकी याददाश्त से भी। मेडिकल फाइल्स कहती हैं कि लीना को कुछ महीनों के लिए ट्रॉमा इंड्यूस्ड भूलने की बीमारी हुई थी। लीना का चेहरा फक पड़ गया। तो मैं शायद जबरदस्ती मां बनी? एथन ने उसका हाथ थामा। नहीं, तुम मां हो, लीना। चाहे जैसे भी। लेकिन ये बच्चों को इस सच्चाई से कैसे बचाएंगे? दूसरे दिन लीना ने बच्चों को बगीचे में बुलाया। मेरे बच्चों, उसने कहा, आज मां एक कहानी सुनाना चाहती है। वो कहानी दर्द भरी थी, लेकिन प्यार से भरी हुई। उसने बताया कि कैसे कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाती है जहां सच्चाई और झूठ के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, और कैसे एक मां का प्यार खून से नहीं, दिल से मापा जाता है। एमारा की आंखें भर आईं। क्या अब तुम मुझे प्यार नहीं करोगी, मां? लीना उसे सीने से लगाकर बोली, तुम मेरी सबसे बड़ी हिम्मत हो, मेरी जान। और कोई कागज, कोई रिपोर्ट उस प्यार को नहीं बदल सकती जो मैंने तुम्हारे लिए महसूस किया है, पहले दिन से आज तक और आखिरी सांस तक। उस रात एथन छत पर अकेला बैठा था। उसने आसमान को देखा और अपने पिता की आवाज को याद किया। लड़ाई सिर्फ बाहर की नहीं होती, बेटा। असली लड़ाई अपने भीतर से होती है। उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी, उसका परिवार अब उन परिभाषाओं से बड़ा हो गया था जो दुनिया तय करती थी। अगली सुबह एथन ने लीना और बच्चों को नाश्ते की टेबल पर बुलाया। मुझे कुछ कहना है, उसने कहा। मैंने एक निर्णय लिया है। मैं एमारा को अपना नाम दूंगा, कानूनी तौर पर, बिना किसी शर्त के। क्योंकि एक पिता का रिश्ता भी प्यार से बनता है, खून से नहीं। लीना के आंसू थम नहीं रहे थे। और एथन ने आगे कहा, हम तीनों, मैं, तुम और रिया, मिलकर इस केस को खत्म करेंगे। गैब्रियल की वो रिपोर्ट सिर्फ शुरुआत है। हम हर उस इंसान को ढूंढेंगे जिसने तुम्हारी जिंदगी से खिलवाड़ किया, और सबके सामने सच्चाई लाएंगे। रिया ने सिर हिलाया। अब बचा है सिर्फ एक नाम, एक आदमी जिसने पर्दे के पीछे से सब कुछ चलाया और अभी तक सामने नहीं आया। कौन? लीना ने पूछा। रिया ने धीरे से उत्तर दिया, थॉमस मेहरा, गैब्रियल का पिता, और तुम्हारे अतीत का सबसे गहरा राज। घर में हल्की धूप छनकर पर्दों से भीतर आ रही थी। हवा में वो सुकून था जिसे एथन और लीना ने सालों से महसूस नहीं किया था। रिया के सहयोग से अदालत में केस आगे बढ़ चुका था। गैब्रियल के दस्तावेजों के आधार पर कई पूर्व न्यायिक हस्तियों को समन भेजा जा चुका था। पुलिस ने काल्डवेल एंड मेहरा एसोसिएट्स के पुराने फाइल रूम को सील कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे इंसाफ का सूरज आखिरकार उगने लगा हो। उस दिन एथन ने लीना को पास के बाजार में चलने के लिए कहा। इतने सालों में हमने कभी ऐसे दिन की कल्पना भी नहीं की थी, उसने कहा। चलो कुछ अच्छा खा आते हैं। बच्चों को रिया के पास छोड़ सकते हैं। वे दोनों सड़क के किनारे एक पुराने ढाबे में बैठे, वहीं पर जहां उन्होंने कभी कॉलेज के दिनों में चाय पी थी। 2 साधारण कप चाय और 2 टूटे हुए दिलों में धीरे धीरे भरती उम्मीद। तुम्हें याद है? लीना मुस्कराई। तुमने यही पहली बार कहा था कि मैं तुम्हारी आखिरी लड़की हूं। एथन हंसा। और आज भी वही हो। बस अब तुम्हारे साथ 2 और छोटे शैतान भी हैं। वे दोनों हंसे। वो पल पूर्ण था। लेकिन उस रात
घर लौटते ही एक अजीब सी खामोशी ने उनका स्वागत किया। दरवाजा बंद था, लेकिन ताला टूटा हुआ था। एथन ने धीरे से लीना को पीछे किया और मोबाइल से रिया को कॉल करने लगा। कमरे के अंदर सब कुछ अपनी जगह था। टीवी बंद, रसोई में कुछ भी नहीं टूटा। लेकिन जब वे बच्चों के कमरे में पहुंचे, वहां एक कागज रखा हुआ था टेबल पर। सिर्फ 2 शब्दों में लिखा था, ये अभी खत्म नहीं हुआ। लीना की सांसें रुक गईं। बच्चे सुरक्षित थे, रिया उन्हें अपने अपार्टमेंट ले गई थी। लेकिन इस एक संदेश ने सारा चैन छीन लिया। अगले दिन रिया ने एक डरावना सच साझा किया। थॉमस मेहरा, उसने कहा, गैब्रियल का पिता, एक समय पर देश का सबसे ताकतवर लॉबिस्ट था। वो अब सार्वजनिक रूप से सक्रिय नहीं है, लेकिन कुछ अफसरों के अनुसार वो अभी भी कई जजों और राजनेताओं को पर्दे के पीछे से नियंत्रित करता है। तो इसका मतलब, एथन ने कहा, इसका मतलब ये कि गैब्रियल सिर्फ एक मोहरा था। रिया बोली, वास्तविक खिलाड़ी थॉमस है। लीना का चेहरा सफेद पड़ गया। थॉमस ही था जिसने सबसे पहले मुझे पागल ठहराने की सलाह दी थी। मुझे याद है, गैब्रियल ने कहा था, मेरे पिता ने सिखाया है कि जो तुम्हारी राह में खड़ा हो, उसे हटाना ही असली ताकत है। रिया ने अपनी फाइल्स आगे रखीं। थॉमस के खिलाफ केस बनाना मुश्किल होगा। उसके पास कोई आधिकारिक भूमिका नहीं है। लेकिन अगर हम कुछ ठोस लिंक ढूंढ पाए, पुराने लेनदेन, चैरिटी ट्रस्ट्स, फर्जी कंपनियां, तो हम उसे उजागर कर सकते हैं। उसी शाम एक महिला रिया के ऑफिस आई। उसका नाम था माधुरी सहगल, कभी थॉमस मेहरा के लिए अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में काम कर चुकी थी। मुझे पता है, बहुत देर हो चुकी है, उसने कहा, लेकिन मैं अब ये बोझ नहीं उठा सकती। उसने एक पेन ड्राइव सौंपा, उसमें दर्जनों PDF फाइल्स थीं। हर एक में कुछ न कुछ थॉमस की गुप्त गतिविधियों का प्रमाण था, राजनीतिक डोनेशन, गलत मेडिकल भुगतान और लीना के केस से जुड़े 4 गवाहों को किए गए भुगतान। रिया की आंखों में चमक आ गई। अब हमें जो चाहिए था, वो मिल गया है। लेकिन अगली सुबह जब माधुरी कोर्ट में बयान देने जा रही थी, उसका एक्सीडेंट हो गया। कार का ब्रेक फेल हुआ। वो गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हुई, लेकिन बेहोश थी। रिया चुप थी। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, उसने कहा, ये चेतावनी थी। एथन ने लीना की ओर देखा। हम जीत के करीब हैं, लीना। लेकिन अब दुश्मन और खतरनाक हो गया है। लीना ने उसकी उंगलियां कसकर पकड़ी। तो हम भी अब सिर्फ लड़ेंगे नहीं, एथन। अब हम जीतेंगे, किसी भी कीमत पर। दिल्ली की सुबह आमतौर पर शोर और चहल पहल से भरी होती है। लेकिन उस दिन काल्डवेल निवास पर सन्नाटा पसरा था। माधुरी ICU में थी, अब भी बेहोश। उसकी हालत नाजुक बनी हुई थी। वो महिला, जो सच्चाई का सबसे मजबूत सबूत लेकर आई थी, अब मौत से लड़ रही थी। रिया ने अस्पताल से लौटते ही फाइलों को सील करवा दिया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज हो चुकी थी, लेकिन सब जानते थे कि उस एक्सीडेंट के पीछे थॉमस मेहरा ही था। बस कोई सीधे कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हमें अब बस एक गवाही की जरूरत है, रिया ने कहा, एक कानूनी बयान। लेकिन अगर माधुरी नहीं जागी तो केस रुक सकता है। उसी रात लीना ने बच्चों को सुलाकर एथन को छत पर बुलाया। मैंने सोचा था कि हमने सबसे मुश्किल हिस्सा पार कर लिया, उसने कहा, लेकिन शायद ये लड़ाई मेरे हिस्से की नहीं थी, बल्कि तुम्हारे हिस्से की थी, एथन। हम दोनों के हिस्से की है, एथन बोला। नहीं, लीना ने धीरे से कहा, तुम अब भी अपने भाई के गुनाहों की सजा भुगत रहे हो और मेरे अतीत की छाया से लड़ रहे हो। क्या तुम कभी वाकई आजाद हो पाओगे? एथन चुप हो गया। अगले दिन सब कुछ टूट गया। रिया, जो बच्चों को स्कूल छोड़ने निकली थी, लौटी ही नहीं। फोन बंद, गाड़ी ट्रेस नहीं हुई। CCTV कैमरों में सिर्फ इतना दिखा, एक काली SUV उसका पीछा कर रही थी। लीना का दिल जमीन में धंस गया। उन्हें रिया मिल गई है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उन्होंने उसे चुप करवा दिया। एथन ने टेबल पर घूंसा मारा। मैंने कहा था कि मैं इस बार सब कुछ संभाल लूंगा।
और अब मैं ही सब खो रहा हूं। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन अंदर कुछ टूट चुका था। 48 घंटे बीत गए। रिया का कोई अतापता नहीं। कोर्ट की अगली सुनवाई पास थी और अब उनके पास गवाही नहीं थी, न ही किसी को जिंदा गवाह बना सकते थे। लीना बच्चों को लेकर एक कमरे में बैठी थी। उनके हाथों में टेडी बियर थे, लेकिन चेहरे पर वो मासूमियत नहीं रही। मां, क्या रिया आंटी मर गई? एमारा ने पूछा। लीना कांप गई। नहीं बेटा, वो बस खो गई हैं। हम उन्हें ढूंढ लाएंगे। उसी रात एथन ने अकेले में एक खत लिखा। पता, थॉमस मेहरा, प्राइवेट रेजिडेंस। उसमें बस एक लाइन थी। तुमने सब कुछ लिया, थॉमस। अब मेरी बारी है। और अगले दिन वो गायब हो गया। लीना ने जब सुबह देखा कि एथन का बिस्तर खाली था, उसके सीने में कुछ चुभ गया। टेबल पर वो खत रखा था और साथ में उसकी अंगूठी। ये क्या कर रहे हो, एथन? उसने फुसफुसाया। तुम मत जाओ उनके पास अकेले। पर बहुत देर हो चुकी थी। दूसरी ओर एक अंधेरे कमरे में एक कैमरा ऑन हुआ। रिया की आंखें खुली। उसके चेहरे पर चोटें थीं, हाथ बंधे हुए। एक धुंधली आवाज आई। जब सच्चाई बहुत ऊंची हो जाए तो उसे दफनाना आसान होता है, लेकिन तुमने उसे जिंदा करने की कोशिश की। अब देखो तुम्हारे आसपास के लोग कैसे गिरते हैं। रिया ने हिम्मत से कहा, तुम मुझे मार सकते हो, पर मेरी आवाज अब मेरी नहीं रही। अब वो उन बच्चों की है जिनके लिए मैं खड़ी रही। लीना ने अब एक फैसला लिया। मैं कोर्ट में गवाही दूंगी, पूरी कहानी, बिना किसी डर के। लेकिन तुम्हारे पास सबूत नहीं है, वकील ने कहा। मेरी ज़बान ही अब सबूत है। मेरी आत्मा ही गवाही है। अगर दुनिया मुझ पर यकीन नहीं करेगी तो किसी पर नहीं करेगी। कोर्ट की तारीख आ गई थी। सुबह के 7 बजे लीना दरवाजे पर खड़ी थी, सादे सूती कपड़ों में। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में हिम्मत। रिया अब तक नहीं मिली थी। एथन की भी कोई खबर नहीं थी। बच्चों को पड़ोसी मित्रा आंटी के पास छोड़कर वह अकेली निकल पड़ी। दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियों की चहल पहल थी, लेकिन लीना के कानों में बस एक आवाज गूंज रही थी, एथन की वो आखिरी बात। अगर मैं हार भी जाऊं तब भी तुझे जीतना होगा, हमारे बच्चों के लिए। कोर्ट रूम भरा हुआ था। पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता और कुछ जज जो अब थॉमस मेहरा के नाम से डरते नहीं थे। जज ने सवाल किया, मिस लीना हार्पर, क्या आप आज अपनी व्यक्तिगत गवाही देना चाहती हैं? उसने सिर हिलाया। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन शब्दों में ताकत थी। मुझे कभी अपने लिए इंसाफ नहीं चाहिए था। मैंने तो बस इतना चाहा था कि मेरे बच्चों को एक नाम मिले, एक भविष्य। लेकिन सालों पहले कुछ ताकतवर लोगों ने मेरी आवाज छीन ली, मेरी यादें तक। उन्होंने मुझे पागल घोषित कर दिया। मेरे गर्भवती होने पर मुझे अपराधी ठहराया गया। उन्होंने मुझे देश से बाहर नहीं किया, बल्कि मेरी आत्मा से बाहर कर दिया। लीना रुकी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह डगमगाई नहीं। लेकिन आज मैं खड़ी हूं और मैं गवाही दे रही हूं कि अगर ये सिस्टम वाकई इंसाफ पर चलता है तो मुझे न्याय मिलेगा, और अगर नहीं तो भी मैं चुप नहीं बैठूंगी। पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा था। और तभी दरवाजा खुला। रिया वर्मा, घायल लेकिन जिंदा। लोगों ने मुड़कर देखा। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन आंखों में आग थी। माफ कीजिए, देर हो गई, उसने कहा, लेकिन कुछ लोग चाहते थे कि मैं आज ना पहुंचूं। उसने सीधे सामने जाकर एक पेन ड्राइव दी। इसमें वीडियो सबूत हैं, मेरी कैद के दौरान रिकॉर्ड हुए, जिसमें थॉमस मेहरा के आदमियों ने कबूला कि उन्हें किसने भेजा था। और ये रही एक नोटरी सेल की गई हार्ड कॉपी, माधुरी सहगल द्वारा पहले ही साइन की गई थी, अस्पताल में भर्ती होने से पहले। जज ने सामग्री की जांच के लिए ब्रेक की घोषणा की। लीना रिया को गले लगाते हुए रो पड़ी। तुम वापस आ गई।
क्योंकि तुमने मुझे जिंदा रखा, रिया बोली। अदालत दोबारा शुरू हुई। लेकिन जैसे ही सबूतों की पेशी पूरी हुई, एक शख्स कोर्ट रूम में चुपचाप दाखिल हुआ। एथन काल्डवेल। चेहरा थका हुआ, आंखें गहरी और हाथ में एक लेटर। माय लॉर्ड, उसने कहा, मेरे पास एक आखिरी सबूत है, एक दस्तावेज जिसे मैंने खुद थॉमस मेहरा के घर से चुपचाप लाया। ये है एक हस्ताक्षरित पत्र 2003 का, जिसमें थॉमस ने गैब्रियल को लिखा था, लीना को हटा दो, मेरी फैमिली पर दाग लगने से पहले। ये काम जितनी जल्दी हो उतना बेहतर। पूरे कोर्ट में सनसनी फैल गई। जज ने अगली सुनवाई की तारीख तय की, लेकिन आदेश दिया कि थॉमस मेहरा को तुरंत हिरासत में लिया जाए। बाहर आते ही मीडिया ने चारों तरफ से घेर लिया। मिस लीना, आपको क्या लगता है, अब फैसला किसके हक में होगा? लीना ने बच्चों की तरफ देखा जो रिया की गाड़ी से बाहर निकल रहे थे। अब फैसला मेरा नहीं, उनके बचपन का है। और इस बार हम उन्हें एक नाम नहीं, एक सम्मानित भविष्य देंगे। उस रात एथन बालकनी में अकेला बैठा था। लीना पास आई। कहाँ थे तुम? थॉमस के घर में, उसने कहा। मैंने जाकर उसके चेहरे पर देखा, डर। वही डर जो उसने हमें दिया था। और पहली बार मैंने उसे हारते देखा। लीना ने उसका हाथ थामा। और मैंने तुम्हें वापस पाया। कोर्ट की आखिरी सुनवाई शुरू हो चुकी थी। सुरक्षा कड़ी थी। प्रेस और मीडिया अपनी जगह पर तैनात थे। लेकिन इस बार सबकी निगाहें सिर्फ एक व्यक्ति पर थीं, थॉमस मेहरा। कभी सत्ता के गलियारों का बादशाह रहा यह आदमी अब अदालत की कटघरे में खड़ा था, सिर झुका हुआ, चेहरा भावहीन। लेकिन उसकी आंखों में अब भी कुछ छिपा था, जैसे उसने कुछ अभी तक नहीं कहा हो। जज ने रिया से पूछा, क्या आपको थॉमस मेहरा की साजिश से जुड़ा कोई और साक्ष्य प्रस्तुत करना है? रिया ने सिर हिलाया। हां, माय लॉर्ड। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग। उसने स्पीकर पर एक फाइल चलाई, आवाज थॉमस की थी। उसे खामोश करना जरूरी था। अगर एथन को पता चल जाता कि वो बच्चा सिर्फ उसका नहीं है, तो वो अपने पिता के खिलाफ हो जाता। और मैं अपना बेटा कभी खोना नहीं चाहता था। कोर्ट रूम में हलचल मच गई। रुको, एथन धीरे से बड़बड़ाया। क्या उसने कहा? वो बच्चा सिर्फ मेरा नहीं। उसने लीना की ओर देखा। लीना की आंखें भर आईं। मुझे नहीं पता था, एथन। जब मैंने तुम्हें छोड़ा, मैं सिर्फ तुम्हारे बच्चे की मां नहीं थी। मुझे कुछ हफ्ते बाद ही याद आया। हॉस्पिटल में जब होश आया तो डॉक्टरों ने कहा मैं जुड़वा बच्चों को जन्म दे चुकी थी। जुड़वा? एथन की आवाज कांप रही थी। हाँ। लीना की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन एक बच्चा तुरंत ले लिया गया। कहा गया, ये अब तुम्हारा नहीं है। मैं कुछ समझ भी नहीं पाई। मुझे बेहोश कर दिया गया था। बाद में सिर्फ ईशान मेरे पास था। और एमारा। वो मेरी कोख से थी, लेकिन शायद उसका डीएनए थॉमस का था। एथन की आवाज एक फुसफुसाहट बन गई। रिया ने सिर झुकाया। ये वही हिस्सा था जिसे गैब्रियल और थॉमस ने सबसे गहराई से छिपाया, लीना के गर्भ में जबरन हस्तक्षेप। एक घिनौनी मेडिकल प्रक्रिया जिसका इस्तेमाल उन्होंने सबूत मिटाने और भविष्य को नियंत्रित करने के लिए किया। कोर्ट रूम में सन्नाटा था। जज ने गंभीर स्वर में कहा, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए और साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए हम इस सुनवाई को तत्काल निपटाने का आदेश देते हैं। थॉमस की आंखों में पहली बार एक कंपन आया। अदालत ने फैसला सुनाया। लीना हार्पर निर्दोष घोषित। गैब्रियल मेहरा को षड्यंत्र और अपहरण में दोषी करार। थॉमस मेहरा को मानसिक उत्पीड़न, झूठी मेडिकल साजिश और बच्चों की संरचना में अवैध हस्तक्षेप के आरोप में उम्र कैद। कोर्ट रूम में तालियां नहीं बजीं। बस एक गहरी, भारी सांस निकली, जैसे एक सदियों पुराना बोझ उठ गया हो। बाहर निकलते समय लीना ने आकाश की ओर देखा। मां, क्या अब हम आजाद हैं? ईशान ने पूछा। लीना ने उसे गोद में उठाया। अब नहीं बेटा, अब हम सच में आजाद हैं। उस रात जब सब सो गए, एथन बालकनी पर बैठा था,
हाथ में वही ब्रेसलेट जो उसने लीना को कॉलेज के दिनों में दिया था। लीना उसके पास आई। तुम अब भी सोचते हो कि मैं तुम्हारे साथ पूरी तरह ईमानदार रही? एथन ने उसकी ओर देखा, गहराई से। मैं नहीं जानता कि तुमने क्या सहा है, लीना। लेकिन मैं इतना जानता हूं, जो कुछ भी तुमने छुपाया, वो तुम्हें तोड़ने से रोकने के लिए था। और जो कुछ तुमने झेला, उसने मुझे तुम्हारा बना दिया। लीना की आंखें भर आईं। मैं अब कुछ नहीं छुपाऊंगी, एथन। आखिरी सच ये है, मैं खुद को माफ नहीं कर पाई थी। लेकिन आज शायद मैं कर पाऊं। 6 महीने बीत चुके थे। दिल्ली की सर्दियों में हल्की धूप खिली थी। आम का पेड़, जो पिछवाड़े में खड़ा था, अब पहले से भी हरा हो गया था। उसकी डालियों पर 2 झूले लटक रहे थे, एक पर ईशान और दूसरे पर एमारा खेल रही थी। घर के बरामदे में एथन और लीना एक साथ बैठे थे। बीच में चाय के 2 प्याले और एक पुराना एल्बम खुला हुआ। तुम जानती हो, एथन ने कहा, कभी कभी मैं सोचता हूं, अगर वो दिन नहीं आते, अगर तुम गुम नहीं होती, तो शायद हम कभी इतना करीब नहीं होते। लीना मुस्कुराई। और अगर तुम मुझे उस दिन सड़क पर नहीं पहचानते, तो मैं आज भी खुद को भूली हुई रहती। उनकी आंखें आपस में मिलीं, कोई शब्द नहीं, बस समझ। उस शाम उन्होंने एक छोटा आयोजन किया। कोई प्रेस नहीं, कोई तामझाम नहीं, बस कुछ करीबी लोग, रिया, मित्रा आंटी और स्कूल के कुछ शिक्षक। एथन ने मंच पर खड़े होकर घोषणा की, आज मैं अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय दोहराना चाहता हूं। एमारा मेरी बेटी नहीं है, ये कहना आसान था। लेकिन अब मैं कहता हूं, वो मेरी बेटी है, क्योंकि मैं उसे जीने का कारण देना चाहता हूं। आज से, कानूनी और दिल से, मैं उसे अपना नाम देता हूं। लोगों की आंखें नम थीं। लीना ने एथन का हाथ थामा। आज तुमने मुझे भी नया नाम दिया है, वो, जो सिर्फ मां नहीं, एक इंसान भी है। रात को, जब सब लौट गए, लीना छत पर खड़ी थी। उसने आकाश की ओर देखा। अब सब खत्म हो गया, मां, उसने फुसफुसाया, अब मैं सच में जिंदा हूं। पीछे से एथन ने उसे बाहों में भर लिया। चलो अब जिए, लीना। वो सब कुछ जो हमें चुराया गया था। और नीचे, आम के पेड़ के नीचे, 2 मासूम आवाजें खिलखिला रही थी।